जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। इंटरिम बजट या फिर अंतरिम बजट और फुल बजट में क्या अंतर होता है। अभी रिसेंटली आपने बहुत बार इंटरिम बजट का नाम सुना होगा, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो 1 फरवरी को इंटरिम बजट पेश करने वाली है, ना कि फुल बजट। अब फुल बजट क्या होता है वो मैंने आपको पॉलिटी की जो वीडियोस है उसके पार्लियामेंट चैप्टर में अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको फुल बजट के बारे में नहीं पता है तो वो आप ज़रूर देखिए वो वीडियो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। पॉलिटी की वीडियोस फॉलो करने के लिए आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो पॉलिटी की, उसमें मैंने चैप्टर वाइज जितने भी वीडियोस है वो लगाए हैं, तो वो आप पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हो। आपका जो पॉलिटी है उसमें से पूरा कवर हो जाएगा। कुछ जो वीडियोज़ नहीं आए हैं वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं इंटरिम या फिर अंतरिम बजट पर। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, वहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसी के साथ साथ वीडियो अपडेट्स है वो भी शेयर कर दिया करता हूँ। तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और इन सभी की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हम पहले फुल बजट जो है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि फुल बजट जब हम जान लेंगे उसके बाद आसानी से हम इंटरिम बजट या फिर अंतरिम बजट जो है उसके बारे में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बजट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हमारे संविधान में किस चीज़ का जिक्र किया हुआ है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। अब ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो जो बजट होता है या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये हर फाइनेंशियल ईयर को, अब फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो होता है। तो हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हमारे जो राष्ट्रपति है वो दोनों हाउसेस के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट जो है वो पेश करते हैं। अब उसमें क्या होता है, तो उसमें एस्टिमेटेड रिसिट्स मतलब जो भी पैसा भारत सरकार के पास आया है, और एक्सपेंडिचर मतलब भारत सरकार जो भी चीज़ों में खर्च करने वाली है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ होता है। तो ये कौन पेश करते हैं, तो हमारे जो राष्ट्रपति है जो बजट है वो दोनों हाउसेस के सामने पेश करते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो भी पैसा रिसीव्ड मतलब जो सरकार के पास आया है टैक्स के जरिए या किसी भी तरीके के जरिए, और उसके बाद जो जाने वाला है मतलब जो खर्च होने वाला है, एक्सपेंडिचर जो भारत सरकार करने वाली है सब्सिडीज़ में, वेलफेयर स्कीम्स में, उसी के साथ साथ जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें, तो ये सब कुछ जो है वो दिया हुआ होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बजट के सिलसिले में आती है वो ये है कि नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड सच बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। अब देखिए, जो भी बिल टैक्स के बारे में बात करता है, पैसों के बारे में बात करता है, वो कौन सा बिल रहने वाला है, तो ऑब्वियस है कि वो मनी बिल रहने वाला है। और मनी बिल जब हमने हमारे पार्लियामेंट चैप्टर में देखा था तब मैंने आपको बताया था कि जो मनी बिल है उसके इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की सहमति रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर भी जो भी बिल टैक्स के बारे में बात करता है कि टैक्स कितना इम्पोज किया जाएगा, तो ये इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में नहीं किया जा सकता है जब तक हमारे राष्ट्रपति जो है वो उस पर रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक मनी बिल की तरह ही होता है। उसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भी बोला गया है कि सच बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी राज्यसभा। और मनी बिल के सिलसिले में राज्यसभा जो है वो बिल को ज़्यादा दिनों तक रुका कर नहीं रख सकता है, सिर्फ 14 डेज तक अपने पास रख सकता है। अगर 14 डेज तक राज्यसभा उसे पास नहीं करता है तो उसे पास ऐसा घोषित कर दिया जाता है। ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में जो पार्लियामेंट चैप्टर है उसमें बताया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। उसी के साथ साथ एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो भी टैक्स लेवी किया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है वो अथॉरिटी ऑफ लॉ के तहत ही किया जाएगा, उसके सिवा टैक्स लेवी या फिर कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट रिड्यूस या एबॉलिश ही कर सकती है, टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भारत सरकार है उन्होंने टैक्स जो है वो इस पर इंक्रीज कर दिया है। तो हमें लग सकता है कि पार्लियामेंट जो है वो तो इंक्रीज भी कर सकती है, तो स्टेटमेंट गलत रहेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि पार्लियामेंट, यहाँ पर पार्लियामेंट की बात हो रही है, सरकार की नहीं। पार्लियामेंट रिड्यूस कर सकते हैं टैक्स को और एबॉलिश भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी बात भी की जा रही है कि जो पार्लियामेंट में इनकम टैक्स स्लैब जो है उसे बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया जाएगा। अब बढ़ाकर मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ा नहीं रही है टैक्स, लेकिन यहाँ पर जो स्लैब है 2.5 लाख का, मतलब अभी क्या हो रहा है, जो 2.5 लाख के ऊपर कमाते हैं उन्हें टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अब ये 2.5 लाख को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाएगा। मतलब 5 लाख तक अगर कोई कमाता है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये हो सकता है, चर्चाएं चल रही है।
अब देखिए जो बजट है उसकी प्रक्रिया किस तरीके से होती है, कौन से स्टेजेस है। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सबसे पहले जो बजट है उसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करते हैं, वो बोलते हैं बजट 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 बजट। उसके बाद जो जनरल डिस्कशन है बजट पर वो किया जाता है, मतलब जो पार्टीज़ है अलग अलग पार्टीज़ वो घुस घुस फुस फुस करेगी और जनरल डिस्कशन करेगी बजट पर। उसके बाद जब जनरल डिस्कशन घुस घुस फुस फुस हो जाता है उसके बाद जो डिपार्टमेंटल कमेटी है वो स्क्रूटिनाइज करती है उसे, उसके पास दिया जाता है कि आप इसको देखो। तो फिर जो डिपार्टमेंटल कमेटी है वो अपना जो निर्णय है वो वहाँ पर बताती है कि बजट किस तरीके का है। अगर अच्छा नहीं है तो वो बोलते हैं इनको पता ही नहीं है तो ये जो बजट है ये डिपार्टमेंटल कमेटी पहले बताती है इसमें क्या खामियां हैं, इसमें क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद जब पूरी प्रक्रिया डिपार्टमेंटल कमेटी की पूरी हो जाती है, जब डिपार्टमेंटल कमेटी बता देती है कि हाँ अब इस तरीके से बजट जो है आप अच्छा है अब ये पेश कर सकते हो, उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब जो भी ग्रांट्स है उस पर वोट किया जाएगा। उसमें मैंने आपको डिटेल में इसके भी जो पार्ट्स है वो मैंने आपको डिटेल में पार्लियामेंट चैप्टर में बताया है, तो आप वहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास किया जाता है। फिर जो अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाएगा उसके बाद फाइनेंस बिल जो है वो पास हो जाता है। अब जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है उसके बाद फिर जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं आप सब तुम मुझ पे छोड़ दो तो इस तरीके से प्रीलिम्स में आपको स्टेजेस भी पूछ सकते हैं, कौन कौन से स्टेजेस है बजट के, सीक्वेंस में लगाओ इस तरह क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए बजट किस तरीके से पास होता है। अब देखिए ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि 1 फरवरी को जो भारत सरकार है वो अपना लास्ट बजट पेश करने वाली है। लास्ट बजट क्यों, क्योंकि 2019 में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और हो सकता है कि ये जो सरकार अभी एट प्रेजेंट है वो चुनकर ना आए, हो सकता है कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी जो है वो चुनकर आ जाए। तो ऐसे केस में ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार, इनका लास्ट बजट हो सकता है। तो बीजेपी सरकार जो है उनका कार्यकाल मई तक खत्म हो जाएगा, मई में दूसरी सरकार जो है वो आ जाएगी। तो जब भी किसी भी सरकार का लास्ट बजट होता है मतलब उसके बाद इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो उस केस में जो सरकार होती है वो फुल बजट पेश नहीं करती है, उसके बदले में इंटरिम या फिर अंतरिम बजट जो है वो पेश करती है, जिसे एक दूसरा नाम वोट ऑन अकाउंट भी बोला जाता है। लेकिन वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में फ़र्क होता है, वो भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए अभी अगर बीजेपी सरकार बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो लेकर आ जाती है, जो पॉपुलिस्टिक मेजर्स है, जैसे यहाँ पर अगर बजट में बोला जाता है कि सारे टैक्स सबसे बंद, जितने भी टैक्स है, जीएसटी टैक्स हो, जो भी टैक्स हो, तो यहाँ पर पॉपुलिस्टिक मेजर्स के हिसाब से तो बिल्कुल सही रहेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, मतलब लोग जो है आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, मई में अगर इनकी सरकार चुनकर नहीं आती है, मई में अगर दूसरी सरकार आ जाती है, उसके बाद क्या होगा, वो सारा बजट जो है वो चेंज कर देगी। जो भी इन्होंने बजट में किया है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो इनकी जो मेहनत है पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर फुल बजट पेश नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ उतना ही बजट पेश किया जाता है जितना उनका कार्यकाल हो। तो यहाँ पर वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट में जो सरकार है वो सिर्फ 4 महीनों तक का ही पैसा पार्लियामेंट से अप्रूव कराती है, ताकि 4 महीनों तक, क्योंकि उनका सरकार कब तक है तो मई तक है, मई में दूसरी सरकार आ जाएगी, तो मई तक का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उतना ही बजट यहाँ पर पेश किया जाता है। अब 4 महीनों में कौन कौन से खर्चे आ सकते हैं, तो जो सैलरीज है वो पे करना, जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो, या फिर वेलफेयर स्कीम्स चल रही है वो, कैपिटल के लिए जो भी खर्चा आता है वो, तो ये सारी चीज़ें जो है 4 महीनों तक की, मतलब मई तक की जितने भी खर्चे आएंगे उसका बजट जो है वो यहाँ पर लाया जाता है, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो बताया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसे हाथ नहीं लगाया जाता है, उसे चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था जो नई सरकार आएगी वो उसमें चेंजेस लेकर आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर इतनी मेहनत नहीं की जाती है। जैसा का वैसा जो पिछला बजट था उसमें बिना कुछ चेंज किए यहाँ पर पेश किया जाता है। फिर जब नई सरकार आती है वो फुल बजट पेश करती है। लेकिन देखिए ये जो चीज़ है ये कन्वेंशन है, यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है कि इंटरिम बजट जो है आप जैसा का वैसा पेश करोगे, उसमें टैक्सेशन स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा, ये हमारे संविधान में नहीं है, कन्वेंशन बना हुआ है। इसलिए कुछ जो सरकार है वो ओवर द पीरियड कुछ चेंजेस अनाउंस करते आ रही है, टैक्स रेट में भी कुछ छेड़छाड़ करते आ रही है। अब देखिए वोट ऑन अकाउंट जो हमने देखा है उसमें और इंटरिम बजट में भी फ़र्क होता है। अब वोट ऑन अकाउंट जो है उसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, उसमें जो इनकम आया है उसकी बात नहीं की जाती। लेकिन जो इंटरिम बजट है उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों की बात की जाती है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मतलब देखिए इन शॉर्ट अगर आपको जानना है फुल बजट और इंटरिम बजट में क्या फ़र्क है, तो जो फुल बजट है वो पूरे साल का इनकम और एक्सपेंडिचर बताते हैं, लेकिन जो इंटरिम बजट है वो जब तक ये सरकार है मतलब 2 या 4 महीनों तक का ही जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर बीजेपी सरकार जो है उनका कार्यकाल मई में खत्म होने वाला है, मई में दूसरी सरकार आएगी। अब यहाँ पर अगर हम कंसिडर करते हैं कि कांग्रेस सरकार जो है वो चुनकर आई है,
मई में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी ने अगर पूरे साल भर का बजट लेकर आ गई और साल भर का अगर टैक्सेशन रेट ये सब कुछ वो लेकर आ गए, अब कांग्रेस को अगर वो पसंद नहीं आया तो कांग्रेस क्या बोलेगी, बीजेपी ने जो बजट लाया है वो चेंज होने वाला है, हम जो नया बजट पेश करने वाले हैं उसमें सारी चीज़ें जो है वो नहीं रहने वाली है, बीजेपी का कुछ भी नहीं रहने वाला है। इसलिए बीजेपी सरकार क्या बोलेगी, हम मई तक का कर रहे हैं, उसके बाद जो भी आप बजट पेश करोगे वो आपका खुद देखना। अब देखिए इंटरिम बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट क्यों पेश किया जाता है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया, ये जो स्टेजेस हमने फुल बजट के देखे थे पिछले स्लाइड्स में, तो उसे कंप्लीट करने के लिए 2 महीने तक लग जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो सरकार है इसका टोटल कार्यकाल ही 3 महीनों का बचा हुआ है, इसे 2 महीने अगर बजट पूरा अप्रूवल करने में निकल जाएगा तो फिर वो खर्च कहाँ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट जो है वो पेश किया जाता है, मतलब उसमें जो अप्रूवल है उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मतलब फरवरी में अगर पेश किया जाता है तो फरवरी एंड तक जो वोट ऑन अकाउंट है, मतलब जो इंटरिम बजट है वो अप्रूव हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है स्टार्ट कब हुई थी, तो 1948 में स्टार्ट हुआ था, जब फाइनेंस मिनिस्टर शनमुगम चेट्टी साहब जो है उन्होंने पेश किया था। लेकिन फर्स्ट इंटरिम बजट किसने पेश किया है, तो वो मोरारजी देसाई का नाम आता है। मोरारजी देसाई 1962-63 में पहला इंटरिम बजट पेश किए हैं, ऐसा बोला जाता है। और उसके बाद से कई बार इंटरिम बजट जो है हमारी भारत सरकार पेश कर चुकी है। जैसे यशवंत सिन्हा साहब जो है उन्होंने 2 बार 2 गवर्नमेंट में इंटरिम बजट जो है वो पेश किया है। सबसे पहले तो आता है 1991 में, जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब की जो सरकार थी उसमें। उसके बाद फिर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी उसमें उन्होंने इंटरिम बजट पेश किया था। उसमें भी उन्होंने जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसे थोड़ी छेड़खानी की थी, क्योंकि देखिए 1991 में हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए थे। उसके बाद जसवंत सिंह साहब जो है उन्होंने भी इंटरिम बजट पेश किए हैं। जब 2004 में सिंह साहब ने इंटरिम बजट पेश किया था तो उसमें उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस अनाउंस किए थे। उसी के साथ साथ बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस जो है टी और शुगर इंडस्ट्रीज का, उसमें भी उन्होंने रिवाइवल किया था। उसी के साथ साथ अगर हम यूपीए सरकार की बात करते हैं तो प्रणब मुखर्जी साहब ने भी इंटरिम बजट 2008-9 में पेश किया था। उसी के साथ साथ जो चिदम्बरम साहब है उन्होंने भी 2014 में इंटरिम बजट पेश किया था। उन्होंने भी उसमें जो टैक्स लॉ है उसमें चेंजेस मांगे थे। तो देखिए कोई भी सरकार हो वो कुछ ना कुछ टैक्स में चेंजेस तो लाती ही है, टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस लाती ही है, और जो अपोजिशन पार्टी होती है वो उसका क्रिटिसिज्म करती है, भले ही वो एनडीए सरकार हो, भले ही वो यूपीए सरकार हो या कोई भी सरकार हो। और देखिए ऐसे इसमें ज़्यादातर क्रिटिसिज्म ये होता है कि इलेक्शन बजट ज़्यादा होता है रैदर देन इंटरिम बजट, क्योंकि लास्ट बजट है तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी, जो पॉपुलिस्टिक मेजर्स है वो लेकर आएगी। जैसे मैंने आपको बताया था टैक्स सारे खत्म हो जाएंगे, तो लोग क्या होते हैं, लोग एकदम भावना में बह जाते हैं और फिर वोट करने लग जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं लाना, इस तरह की कन्वेंशन लाया गया था। लेकिन फिर भी जो सरकार है वो उसमें चेंजेस लाती है, जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लाती है, इसलिए कई बार उसे इलेक्शन बजट भी कहा जाता है रदर देन इंटरिम बजट। तो बीजेपी सरकार इस साल कौन कौन से चेंजेस ला सकती है इसका अनुमान लगाया जा रहा है। तो टैक्स स्लैब जो है उसे 5 लाख तक कर दिया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी 2.5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन टैक्स स्लैब अगर 5 लाख का हो जाता है तो 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी एक पॉपुलिस्टिक मेजर्स हो सकता है। उसी के साथ साथ यूनिवर्सल बेसिक इनकम की वहाँ पर बात की जा सकती है। उसी के साथ साथ जो जीएसटी रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए बीमा स्कीम की बात की जा सकती है। तो ये सारे चेंजेस जो है हमें इस बजट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ सवाल है जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ओनली वुमेन टू होल्ड पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसी के साथ साथ फर्स्ट राज्यसभा मेंबर टू होल्ड दी फाइनेंस पोर्टफोलियो। तो ये दोनों सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यह है हमारे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।